हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। ये प्रैक्टिस सेट हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, तो आपको सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर कराएंगे, तो आप लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, यानी कि आपको ये बताना है कि जो हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है। ऑप्शंस हैं, टू प्रिपेयर अ समरी ऑफ ऑल द बैलेंसेस। सेकंड ऑप्शन है टू कंपेयर द डेबिट बैलेंस विद क्रेडिट बैलेंस। थर्ड है ऑल टाइप्स ऑफ एरर्स को लोकेट करना है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है हमारा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देखना, जो भी हमने लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय वहाँ पे रिकॉर्ड किए थे ट्रांजेक्शन्स, उसकी लेजर अर्थमेटिक एक्यूरेसी यहाँ पे चेक करनी है। तो बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। देखिए, ये स्टार्टिंग की यूनिट है, तो इसमें क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस की बात की जा रही है, और आपको पता है ट्रायल बैलेंस के अंदर हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करते हैं। इसके अलावा किसी भी और तरह की एरर होगी वो हम यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स अफेक्ट्स, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या अफेक्ट करता है? एटलीस्ट वन अकाउंट, एटलीस्ट टू अकाउंट, मैक्सिमम ऑफ टू अकाउंट्स, या फिर मैक्सिमम ऑफ थ्री अकाउंट। बताइए एक बिजनेस ट्रांजेक्शन कितने अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी हो जाएगा। दो अकाउंट को अफेक्ट करता है। वो कौन कौन से हैं? एक होता है हमारा डेबिट, एक होता है हमारा क्रेडिट। सिंपल है, ज़्यादा डिस्कस करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। Discount allowed for a prompt payment received by a concerned. Name the book of original entry. Would the stated transactions be entered? यानी कि आपको बताना है, जब हम प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए यानी कि जल्दी के पेमेंट के लिए एक डिस्काउंट जो है वो अलाउ करते हैं, तो उसकी जो ओरिजिनल एंट्री है उसको ट्रांजेक्शन हम कहाँ करेंगे? जर्नल प्रॉपर में, कैश बुक में, परचेस बुक में, या फिर सेल्स बुक में? बताइए। देखिए, यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। तो वो क्या होता है, कैश से हमें जल्दी पेमेंट मिल जाए तो हम कैश डिस्काउंट देते हैं, और ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो सेल को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर हम पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो यानी कि कैश डिस्काउंट की बात है, और कैश डिस्काउंट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैश बुक में यहाँ पर इसका रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज इंक्रीज्ड बाय डेबिट एंट्रीज? अब इसमें से कौन सा अकाउंट डेबिट एंट्री के द्वारा इंक्रीज होगा? मशीनरी अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, डिस्काउंट रिटर्न, या फिर नन ऑफ दी अबव? बताइए। डेबिट एंट्री से इंक्रीज होगा कौन सा अकाउंट है वो? राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि देखिए यहाँ पर परचेस रिटर्न, डिस्काउंट अर्न, ये सब हमारे क्रेडिट साइड के हैं। ये यहाँ पर बात की जा रही है डेबिट एंट्री की, तो मशीनरी अकाउंट हमारा डेबिट होता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। गुड्स the payment of which is due after 2 months were sold to Mrs. Bell and Company for rupees 1000. Name the book of original entry. Would the stated transactions be entered? बताइए कहाँ, कौन सी बुक में इसको, इस ट्रांजेक्शन को एंटर किया जाएगा? देखिए, यहाँ पे
महीने बाद उसका पेमेंट होना है, यानी कि क्या है, क्रेडिट पे सेल किया गया है। अगर कैश पे सेल किया होता तो 2 महीने बाद उसका पेमेंट क्यों होता, उसका पेमेंट तभी होता तो हम उसको कैश बुक में डालते हैं। यहाँ पे 2 महीने बाद उसका पेमेंट हो रहा है, यानी कि हम यहाँ पर क्रेडिट में उसको सेल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सेल बुक में इसकी एंट्री होगी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। The opening capital of the company is rupees 10,000. If P earns a profit of rupees 2,000 in the first year, then its closing capital will be। बताइए, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, करके बताइए। देखिए, बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, सीधे सीधे हम यहाँ पर आते हैं। ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे कितनी दे रखी है, 10,000। 2,000 का प्रॉफिट हुआ, और आप सबको पता है प्रॉफिट जो ओपनिंग कैपिटल होती है उसमें ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर दिया तो आपके पास कितना आ गया, 12,000। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है, सिंपल है। नेक्स्ट आइए। X lends money to Y, in this case Y becomes X। बताइए, X ने Y को उधार दिया, अब इस केस में Y X का क्या बन जाएगा, सिंपल है, डेटर बन जाएगा। ठीक है, हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आइए। द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज, अब अकाउंटिंग की ब्रांच कौन कौन सी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा आंसर, देखिए डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सब इसकी ही ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विद रिकॉर्ड कीपिंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यानी कि आपको अकाउंटिंग की वो ब्रांच बतानी है जिसमें हम ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। आई होप ये सब आपने पढ़ा होगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सबको पता है। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट से कंसर्न होते हैं, यानी कि इसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी हम जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में यहाँ बात करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट के बेसिस पे बात की जाती है, यानी कि कितनी कॉस्ट आ रही है प्रोडक्ट पे, कितना उसको हमें कम करना है, ऑप्टिमम हमें उसका यूटिलाइजेशन करना है। फाइनेंशियल में हम फाइनेंस रिलेटेड बात करते हैं, और ये जितनी भी बात की जा रही है प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट की, ये सब हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। विच ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग एम्स टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड टू हेल्प द मैनेजमेंट इन द कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। बताइए, वो कौन अकाउंटिंग है जिसका एम होता है कॉस्ट को असरटेन करना किसी भी प्रोडक्ट की, और हेल्प करना मैनेजमेंट में कि मैनेजमेंट को कि वो कॉस्ट को कंट्रोल करके रखे। किसका होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या कॉस्ट अकाउंटिंग, या फिर ऑल ऑफ दी अब। अभी मैंने आपको बताया है, तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए सी आंसर हो जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है, पहले तो वो जो भी प्रोडक्ट उसके यहाँ बन रहा है उसकी कॉस्ट को फाइंड आउट करती है, उसके बाद वो मैनेजमेंट को ये रिपोर्ट देती है कि हाँ पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे इतनी कॉस्ट आ रही है। फिर मैनेजमेंट उस कॉस्ट को, अगर लगता है कि वो कॉस्ट ज़्यादा आ रही है मार्केट में, हम वो प्रोडक्ट इतना महंगा नहीं बेच सकते, तो फिर उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी कॉस्ट अकाउंटिंग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज मोस्टली ऑन। अब जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है अकाउंटिंग का, वो मोस्टली किस पर होता है बेस्ड, एक्रूअल सिस्टम, कैश सिस्टम, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव।
क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है अकाउंटिंग का, वो कैश सिस्टम पे बेस्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ऑल्सो नोन एज। अब जो एक्रूअल सिस्टम है अकाउंटिंग का, उसको हम और किस नाम से जानते हैं? मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा? इसको हम मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैन बी क्लासिफाइड इनटू। अब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो हमारा क्लासिफाई किस में किया जाता है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए। देखिए, यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक होता है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, एक होते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब ये कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस आप सबको पता होंगे, कौन कौन से नहीं पता है तो प्लीज़ बता दीजिएगा। मैं शॉर्ट वीडियो में इनको भी डिस्कस कर लूँगी, क्योंकि आपको अकाउंटिंग कन्वेंशंस टिप पर याद होने चाहिए, साथ ही साथ कन्वेंशंस भी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द कॉमन डिनोमिनेटर चूजन इन अकाउंटिंग इज। अब कॉमन डिनोमिनेटर जो है वो अकाउंटिंग में चूज किया जाता है क्या? मॉनेटरी यूनिट, रेवेन्यू मैचिंग, मर्केंटाइल, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या है कॉमन डिनोमिनेटर? देखिए, जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं उसमें मेन सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो ये सब तो बात की बात है कि हमें रेवेन्यू मैच करना है, मर्केंटाइल सिस्टम हो, ये अलग है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये कि हम जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करें वो मॉनेटरी एस्पेक्ट में रिप्रेजेंट होने चाहिए। हम कोई भी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है मॉनेटरी यूनिट वाला। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है, क्योंकि अकाउंटिंग का पर्पस ही यही है कि मॉनेटरी वाले ट्रांजेक्शन ही सिर्फ रिकॉर्ड होंगे। नेक्स्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज बेस्ड इन सिंगल एंट्री बुक कीपिंग, ट्रिपल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री बुक कीपिंग, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट? सी ऑप्शन हो जाएगा। डुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग, यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसका डेबिट साइड भी होगा, क्रेडिट साइड भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट द टोटल अमाउंट डेबिटेड इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल अमाउंट क्रेडिटेड। बताइए। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू मैच कॉन्सेप्ट, या फिर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। सिंपल है ये भी। साफ साफ यहाँ पे पता चल रहा है कि अभी अभी हमने डिस्कस भी किया कि डेबिट इक्वल होना चाहिए टू क्रेडिट के। तो वो किस में आ जाएगा? हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है लाइबिलिटीज टू ओनर्स इज रेफर टू एज। अब जो लाइबिलिटीज हैं ओनर्स की वो किस क्या बताती हैं? इक्विटी, कैपिटल, बोथ एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि ये तो ओनर्स की लाइबिलिटी है इक्विटी। लेकिन यहाँ पे लाइबिलिटीज यानी ओनर के लिए जो ओनर को मिलेगा, एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं, जो ओनर रिसीव करेगा वो है कैपिटल। अब ओनर ने लगाया तो अब ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ओनर को उसको वापस रिफंड करे जो भी अमाउंट उसने बिजनेस में लगाया, क्योंकि आपको पता है बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट एंटिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है द टर्म मैचिंग मीन्स। मैचिंग का मतलब क्या होता है? appropriate associate of related revenues and
एक्सपेंसेस, एप्रोप्रिएट एसोसिएशन ऑफ रिलेटेड लॉस एंड गेन्स, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए। मैचिंग का मतलब क्या होता है? हमारे जितने भी रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हो, ठीक है, यानी जितना रेवेन्यूज हो रहे हैं उतने ही एक्सपेंसेस हों, ठीक है। नेक्स्ट है विच कन्वेंशन इम्प्लाइज दैट द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस शुड रिमेन द सेम फ्रॉम ईयर टू ईयर। कौन सा अकाउंटिंग कन्वेंशन है? देखो कन्वेंशंस यहाँ पर आ गए, जैसे डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, मटीरियलिटी एंड कंजर्वेटिज्म, ये सब हमारे कन्वेंशंस हैं। तो रिमेन सेम रहेंगे ईयर टू ईयर, ये हमारा कौन सा कन्वेंशन बोलता है? ये कन्वेंशन हमारा बताया गया है कंसिस्टेंसी में, यानी कि जो भी हम मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग प्रैक्टिस में यूज कर रहे हैं, वो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए, मेकिंग प्रोविजंस फॉर बैड डेट इन रेस्पेक्ट ऑफ डाउटफुल डेट इज एन एग्जांपल ऑफ विच अकाउंटिंग कन्वेंशंस। बताइए। यानी कि हमारे जितने भी लॉस होंगे आगे उनके लिए पहले से ही ये सोच के चलना, या फिर जितने भी बैड डेट है हमें ये सोच के चलना कि इससे हमें लॉस होगा ही होगा, तो पहले से उस लॉस को बियर करने के लिए हम पहले से एक फंड बना के चलें। तो ये हमारा किस अकाउंटिंग कन्वेंशन में बताया गया है? ये बताया गया है हमारा अकाउंटिंग ऑफ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म में। मतलब हम जितने भी बैड डेट है वो हम ये सोच के चलेंगे कि फ्यूचर में हमें इससे कुछ भी रिसीव नहीं होगा, और जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो यहाँ पर इग्नोर किए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डिस्क्लोजर में देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, डिस्क्लोजर में होता है वो डिस्क्लोजर कन्वेंशन हमारा ये बताता है कि जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो हमें डिस्क्लोज करने हैं, फिर चाहे वो हमारी कंपनी की नेगेटिव परफॉर्मेंस बताएं या पॉजिटिव, वो अलग मैटर है, लेकिन हमें हर चीज़ डिस्क्लोज करनी है, ठीक है। कंसिस्टेंसी, हमें हर जो भी हमारे ईयर है उसमें हमें सेम ही मेथड फॉलो करना है। ऐसा नहीं है हमने 6 महीने कोई और मेथड फॉलो किया, दूसरे 6 महीने या नेक्स्ट ईयर कुछ और बदल दिया। बहुत टाइम पीरियड बाद हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है एवरी ईयर हम उसको चेंज करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें कंपैरिजन करने में और डिसीजन लेने में डिफिकल्टी होगी। मटीरियलिटी की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारे जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाएंगे वो मटीरियल बेसिस पर होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका तो राइट आंसर हो जाएगा डी। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। किसी भी क्वेश्चन में फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।